What is the biggest problem you see in the prelims exam? सब प्रॉब्लम होती है मुझे लगता है प्लानिंग की। कभी मन किया तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर ली, कभी मन किया तो 3 दिन तक कुछ नहीं पढ़ाई करी। तो अप्रैल मई में 3 बार रिविजन हो गई। वहाँ पर भी आई विल बी देयर टू डू एक्टिव रिकॉल अगेन। PYQ सारे कवर हो गए। CSAT अलग से उसके लिए टाइम हो गया। CSAT, as you have seen in past 3 to 4 years, it is becoming a nightmare for most of the student. Right. GS1 वो क्रैक कर लेते हैं but CSAT रह जाता है। तो what you will suggest for these 2 things to the students? कि लोग कहते हैं यार रोज़ 1 घंटा CSAT कर लो, होता नहीं है वो कभी। मैं ये नहीं कह रहा मैं सेलेक्ट करा दूंगा किसी को प्रीलिम्स में, आई कांट मेक दैट एश्योरेंस। मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ that with this plan you will put your best foot forward. Even the biggest entrepreneur and the successful people say this thing कि they eliminate unnecessary decision on the daily basis in their life. For example, hello and welcome you all. Prelims 2026 is coming and lot of students send us this query कि prelims में उनको बहुत सारे issues आते हैं। उन सब issues को answer करने के लिए we have with us Dr. Shivin sir, your favorite teacher at Sarthi IAS, and he will be answering all your queries today. Hello sir, thank you for having me. So every year, many students fail the prelims examination. What is the biggest problem you see in the prelims exam? सर मुझे लगता है प्रॉब्लम हार्डवर्क की नहीं है। हार्डवर्क काफ़ी लोग करते हैं, बहुत एफर्ट डालते हैं। एवरीबडी नोज के जनवरी से मई के मंथ्स प्रीलिम्स के हैं, द एग्जाम इज इन फ्रंट ऑफ देम। सब प्रॉब्लम होती है मुझे लगता है प्लानिंग की। प्लानिंग का क्या रहता है कि रैंडम प्लानिंग होती है। कभी मन किया तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर ली, कभी मन किया तो 3 दिन तक कुछ नहीं पढ़ाई करी। Right. कभी पॉलिटी पढ़ा, फिर कभी ज्योग्राफी पढ़ने लग गए। वॉट अबाउटिज्म बहुत होता है कि यार ये भी तो पढ़ना है, वो कब करूंगा, ये भी तो करना है, वो कब करूंगा। एंड सर इसमें एक मेजर इशू है, डिसीजन फटीग हो जाता है। लाइक आपको रोज एक डिसीजन लेना है कि मुझे उठ के क्या पढ़ाई करनी है, एंड दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन टू टेक। एंड एट द हार्ट ऑफ इट ऑल ऑफ अस आर इमोशनल बीइंग्स। तो होता क्या है कि वी टेक द डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ आवर इमोशंस। आज मूड अच्छा है, मोटिवेटेड हूँ, अच्छा लग रहा है कि आज मैं पढ़ाई करके मानूंगा, तो मैं बहुत बड़ा ऐसा प्लान बना दूंगा कि यार आज तो बस अगले 3 दिन में सिलेबस खत्म है। एंड देन देयर विल बी डेज कि यार मेरा मन भी नहीं कर रहा बेड से उठने का। सो सर आई थिंक दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस कि आपने हार्डवर्क तो किया बट प्लानिंग रैंडम है, अनस्ट्रक्चर्ड है, एंड दैट इज द मेजर रीजन जो मुझे दिखता है। इसका सर एक जो मैनिफेस्टेशन है जो आई थिंक व्यूअर्स विल ऑल्सो रेजोनेट विद is the fact that when you look at your previous attempt, you will see that in April and May, you are very, very stressed, right? सर प्लान बनेगा अगर आज से भी बन रहा है तो बनेगा तो मई तक का। Right. आइडली लास्ट के 2 से 3 हफ्ते तो सबसे रिलैक्स्ड वीक्स होने चाहिए। ऑफ कोर्स वहाँ पे काम ज़्यादा होगा बट वहाँ पे डिसीजन मेकिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट, आई शुड बी मेकिंग द प्लान टुडे सो दैट maybe on 15th May I don't have to decide what I'm going to read in the last 2 weeks. But if you haven't planned correctly right now, what's going to happen is कि लास्ट के टाइम पे और लोग इससे रेजोनेट करेंगे कि बहुत बार लास्ट के दिनों में यार ये पढ़ लेता हूँ, ये पढ़ लेता हूँ, रैंडम और अनफ्रेज्ड हो रहा है। वो जो रैंडम अनस्ट्रक्चर्ड चीज लास्ट के 2-3 हफ्तों में हो रही है उसकी प्रॉब्लम यहाँ स्टार्ट होती है। राइट। और वो जब प्रॉब्लम यहाँ स्टार्ट होती है दैट इज द मेजर रीजन। यार प्लानिंग नहीं हो पा रही है एंड दैट बिकम्स एन इशू। राइट। So hard work is not the problem, but the problem is unstructured preparation. Right, sir. Right. So how do any students solve this problem of planning? सर इसके one way is that आप बहुत ही motivated और dedicated हो कि आपने एक प्लान बनाया and you stick to it, but unfortunately वो हो नहीं पाता है सर। तो सर मैंने जो अपने एक्सपीरियंस में देखा है and that is what I brought to Prelims Navigator also when I was designing this program कि रोज का टारगेट है, डिसीजन आपके लिए कोई और ले लेगा, let me take the decision for you। और आपकी डिसीजन मेकिंग मैंने हटा दी कि यार आपको डिसीजन नहीं लेना है। आपको मैंने बता दिया कि यार अब ये नेक्स्ट वीक आ रहा है, राइट, एंड इन दिस नेक्स्ट वीक मंडे को ये पढ़ना है, ट्यूसडे को ये पढ़ना है। योर जॉब इज टू गेट अप एंड स्टडी। इट्स नॉट बेस्ड ऑन योर मूड, इट्स नॉट बेस्ड ऑन योर मोटिवेशन, इट्स जस्ट डिसिप्लिन। राइट। एंड वो डिसीजन रोज सुबह उठ के डिसाइड नहीं करना कि यार आज ये क्या करना पड़ेगा, पहले से बता रखा है। Right. तो डेली टारगेट्स with what to study, where to study from, how to study and how much to study. Right. वो externally मिल गए। Right. तो ये decision fatigue की प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। Right. Even the biggest entrepreneur and the successful people say this thing कि they eliminate unnecessary decision on the daily basis in their life. For example, Mark Zuckerberg बोलते हैं कि he wear the same t-shirt, same black t-shirt every day. Right. So it is a good idea कि decision आप एलिमिनेट करें, फ्लेक्सिबिलिटी एलिमिनेट करें, एंड द आइडिया इज कि डिसिप्लिन फॉलो करें। राइट सर, मतलब ये बात कई बार मैंने बोली है कि दिस शुड बी ट्रीटेड लाइक अ जॉब, राइट, एंड द फैक्ट हियर इज जैसे हमारे पेरेंट्स जॉब्स करते हैं, दे हैव टू गेट अप इन द मॉर्निंग,
they will go to the office Right. and they will come back and they will put their effort. कभी ठीक है, कभी खराब दिन होता होगा, कभी अच्छा दिन होता होगा, बट सुबह उठ के जा रहे हैं ना, Right. because there's an external thing कि यार ये तो करना ही है. Right. So वो सेम चीज डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को एग्जाम में लाने के लिए दिस वाज द आइडिया कि यार डेली टारगेट्स रखते हैं. Right. और वो पहले से एक वीक पहले कम्युनिकेट किए हुए हैं, उठना है, वो डेली टारगेट फॉलो करना है, ज्यादा उस बारे में सोचना नहीं है. राइट, जस्ट फोकस ऑन द एग्जीक्यूशन. All right. So daily targets are given. Now how we can ensure कि उन daily target को सब follow कर रहे हैं? सर ये तो नहीं कर सकते. इंश्योर यू आर एब्सोल्युटली राइट. सर इसका इशू अकाउंटेबिलिटी का है. मैंने टारगेट दे दिया और आपको कह दिया कि आपको ये करना है, बट हाउ कैन आई मेक श्योर? या तो फिर मैं सबके घर जाके देखूं. आई एम नॉट श्योर अ लॉट ऑफ पीपल विल बी कंफर्टेबल विद दैट. Right. बट सर उसका एक और ऑप्शन ये है कि हमने टेस्ट रख दिया ऑन अ डेली बेसिस. तो सर हमने क्या करा कि आज आपने मंडे को कुछ पढ़ाई करी, ट्यूसडे को उसका टेस्ट है. Right. राइट, ट्यूसडे को पढ़ाई करी, वेंसडे को उसका टेस्ट है. अब आप शो अप ही ना करो टेस्ट देने तो फिर कुछ नहीं हो सकता. फिर तो आपको भी पता है. राइट, बट द टेस्ट इज मेड एंड क्राफ्टेड स्पेसिफिकली ऑन व्हाट यू रेड द प्रीवियस डे. आपने भाई आज मंडे था, कुछ टारगेट्स आपने पढ़े हैं, ट्यूसडे को आपने टेस्ट दिया है. अगर उस टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं, अवॉइडेबल मिस्टेक्स कम हो रही हैं, Right. टेस्ट एनालिसिस करने का जो तरीका है, जो बताया उस हिसाब से सही लग रहा है, दैट मीन्स यू हैव डन योर जॉब. Right. एंड आपकी एक वो अकाउंटेबिलिटी टेस्ट हो जाती है. Right. सो सर वी डू अ 25 MCQ टेस्ट एवरी डे. तो जो कल पढ़ा है उसका आज टेस्ट है. Right. दैट इज द आइडिया. Okay. Right. So if student will give test regularly, तो एक accountability बनी रहेगी. That is the idea which Shivin sir is giving. So the if student are solving the daily MCQ और जो पहले दिन का target था उसके वो MCQ अगले दिन solve कर रहे हैं, तो this also solve another problem कि Right. false confidence नहीं रहता preparation में. राइट. Right. सर एक्चुअली क्या होता है कि आपने एक दिन पढ़ लिया, आपको लगता है कि यार मेरी पढ़ाई हो गई है. राइट, बट दैट्स नॉट ऑलवेज द केस. राइट, ऐसा होता थोड़ी है कि यार पढ़ लिया तो पढ़ाई हो गई. Right. टेस्ट में आके आपको अपनी रियलिटी दिखती है. एंड अल्टीमेटली सर आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, ऑन द डे ऑफ द प्रीलिम्स इट्स गोइंग टू बी अबाउट दोज MCQs. तो अगर आप वो डेली बेसिस पे कर रहे हो, देन प्रीलिम्स विल बी जस्ट अनदर डे. Right. कि यार आज मैं रोज MCQ करता हूँ उठ के 25, आज भी करने हैं तो कोई बात नहीं. राइट, नहीं तो वो एक बड़ा लाइफ चेंजिंग इवेंट हो जाता है. एंड देन द प्रेशर एंड ऑल द सिली मिस्टेक्स स्टार्ट बिल्डिंग अप. Right. तो आई थिंक सर टेस्ट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट. It's all about habits. राइट, इट क्रिएट्स दैट हैबिट कि यार मेरे को तो क्वेश्चन करने ही है रोज. Right. Right. So two problems we had discussed: planning and accountability. The third problem which I see most of the students are facing is कि चलो डेली बेसिस पे पढ़ते जा रहे हैं, टेस्ट Right. भी सॉल्व करते जा रहे हैं, Right. बट जो भी हमने एक महीने पहले पढ़ा है या 10 दिन पहले पढ़ा है वही याद नहीं रहता है. देयर इज अ कॉमन मेमोरी डिके इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जर्नी. हाउ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम? सर ये तो नॉर्मल है. देयर इज अ साइकोलॉजी ऑप्शनल वालों को पता होगा, बट शायद ये भी भूल गया हो तो याद कर लेना. देयर इज अ कॉमन फॉरगेटिंग कर्व, राइट, एंड इट हैपेंस फॉर एवरीबडी दैट यू विल बेसिकली फॉरगेट 40% और यू विल रिटेन रादर 40% ऑफ व्हाट यू रेड विद इन वन डे. 60% एक दिन में भूल जाता है हमें. और ये नॉर्मल ह्यूमन की टेंडेंसी है. इट्स नॉट लाइक ये किसी की प्रॉब्लम है या आपकी ये प्रॉब्लम है. इट हैपेंस टू एवरीबडी. तो अब इसका तरीका क्या है? इसका तरीका है कि आपको बार बार वो चीज़ रीइंफोर्स करनी पड़ती है. राइट. सर द वे मेमोरी वर्क्स बायोलॉजिकली इज दैट देयर आर साइनेप्सेस इन द ब्रेन. जब पहली बार कोई चीज़ याद करते हैं तो दो नर्व्स टच करती हैं एक दूसरे को, बट वो बहुत वीक कनेक्शन होता है. जब बार बार सेम चीज़ याद करते हैं तो वो वीक कनेक्शन स्ट्रांग होता जाता है. बिल्कुल. बट वो कनेक्शन बनाने के लिए एक्टिवली याद करना पड़ता है. लोगों को क्या लगता है कि दोबारा पढ़ लो याद हो जाएगा. इट्स दोबारा पढ़ना इज अगेन बिल्डिंग दैट वीक कनेक्शन. राइट. देयर इज अ न्यूरोप्लास्टिसिटी प्रॉब्लम, इसे न्यूरोसाइंस में हम पढ़ते हैं. तो सर यहाँ पे what we do and what I've always been propounding since I've talked about this on YouTube multiple times कि सर एक्टिव रिकॉल करनी होती है कि बुक बंद करके याद कर लो. राइट. अब उसमें भी एक प्रॉब्लम है कि आप इंडेक्स से करने लग जाते हो. राइट, कि आपने आज फंडामेंटल राइट्स पढ़ा है तो मैं पहले 14 याद करूंगा, फिर 15, फिर 16, फिर 17. बट एग्जाम में तो ऐसे नहीं आता. एक क्वेश्चन 15 का है, अगला क्वेश्चन DPSP का है, उसके हो सकता है अगला क्वेश्चन फंडामेंटल ड्यूटीज का हो, फिर चौथा इकोनॉमिक्स का हो. राइट. तो उसके लिए सर आई डू एक्टिव रिकॉल सेशंस एंड उसके लिए सर आई यूज एन ऐप कॉल्ड Anki. Anki इज द वर्ल्ड्स बेस्ट AI बेस्ड मेमोरी एल्गोरिदम ऐप. उस पे सर मैंने बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स खुद बनाए हैं एंड उसमें रैंडम रिकॉल कराते हैं कि आपने मान लो फर्स्ट वीक में इकोनॉमिक्स पढ़ा था और थर्ड वीक में पॉलिटी पढ़ा था और फिर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा था और आज मैं आपका फिफ्थ वीक में लेट्स से एक्टिव रिकॉल ले रहा हूँ. तो इकोनॉमी का भी क्वेश्चन हो सकता है, पॉलिटी का भी हो सकता है, मॉडर्न हिस्ट्री का भी हो सकता है. एंड आई डू दैट लाइव. और उसमें एक कंपेरेटिव माहौल होता है, एवरीबडी इज अटेंडिंग दोज सेशंस और एक प्रॉपर एक्टिव रिकॉल हो रहा है.
तो जो भी अभी तक पढ़ा है वो बार बार रीइंफोर्स कराना मेरा काम है। ऑलराइट, राइट, तो सर हमने वही आइडिया रखा है कि आप बस पढ़ लो और सेशंस में शो अप। राइट, इफ यू डोंट शो अप देन वी कांट सॉल्व इट, बट इफ यू शो अप तो हम मेमोरी को रीइंफोर्स करा लेंगे। राइट, एंड आई थिंक एक्टिव रिकॉल इज द टेक्निक व्हिच इज रिसेंटली मेंशन्ड बाय वन ऑफ योर स्टूडेंट इन द केबीसी एज वेल। हमको एक्टिव रिकॉल करना पड़ेगा, कुछ समय के बाद वो याद करना पड़ेगा ताकि वो परमानेंट शॉर्ट टर्म मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में शिफ्ट हो जाए। Right, sir. Sir, her name is Shivani, I think. She went to KBC and she mentioned it. Sir, a lot of toppers have written about it on Telegram. Right. तो सर ये एक मेजर चीज़ है, and I think it's a very effective technique. इस पे मैंने सर 1-2 किताबें भी पढ़ी हैं, तो it's fairly effective. Right. So, information को long term consolidate करने के लिए you should do the active recall. That is a suggestion Shivin sir is providing. So, as you have suggested the active recall, so what do your students say about these active recall sessions? Sir, I think I've gotten very good response in all of those sessions. And sir, मैं बताऊं अपने sessions के बारे में, इससे better है कि students बताएं. So I would just like you also to hear some of the feedback that students who have attended these mentorship sessions have given. मैंने 2 अटेम्प्ट दिए एमपीएससी एग्जाम में। लास्ट 2 अटेम्प्ट्स में 2-3 गलतियां मैं कर रहा था। जैसे स्ट्रक्चर कोई प्लान नहीं था मेरे पास तैयारी करने का, सिली मिस्टेक्स हो रही थी मुझसे, फैक्चुअल चीज़ें मैं रिटेन नहीं कर पाता था एग्ज़ाम में। जब मैंने प्रीलिम्स का नेविगेटर कोर्स ज्वाइन किया तो जो सबसे बड़ा चेंज था मेरी प्रिपरेशन में वो था कि मुझे एक डायरेक्शन मिला और एक स्ट्रक्चर मिला कि मुझे किस तरीके से प्रिपेयर करना है। डेली टेस्ट और वीकली टेस्ट की हेल्प से मैं आइडेंटिफाई कर पाता था कि जो मैं नॉलेज गेन कर रहा हूँ उसको अप्लाई कर पा रहा हूँ या नहीं। साथ ही साथ एक डायरेक्शन मिली मुझे और मैं अपनी तैयारी को रियलिस्टिकली जज कर पाता था कि मैं एक सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। साथ ही साथ जो शिविन सर के एक्टिव रिकॉल सेशंस होते थे तो उन सेशंस के थ्रू जो मेरी 2 प्रॉब्लम्स थी मेजर कि एक्यूरेसी नहीं होती थी या सिली मिस्टेक्स होती थी, और दूसरा जो मैं रिटेन नहीं कर पाता था चीज़ों को, वो भी गैप फुलफिल हुए। एक्टिव रिकॉल सेशन से पहले ऑनेस्टली मुझे लगा कि मैं रिवाइज कर रही हूँ, मैं नोट्स देख लेती थी, अंडरलाइन कर लेती थी, बट टॉपिक क्लियर नहीं होते थे। बट मेंटरशिप सेशन में जब बिना बुक्स के क्वेश्चन पूछा गया तब मुझे रियलाइज हुआ कि जो चीज़ मुझे फैमिलियर लग रही थी एक्चुअल में वो मुझे याद ही नहीं थी। एक्टिव रिकॉल सेशन थोड़े अनकंफर्टेबल होते थे क्योंकि डायरेक्टली पता चल जाता था कि गैप्स कहाँ पे आ रहा है। कभी कभी लगता था कि मैं ही ज़्यादा पढ़ रही हूँ पर उतना रिकॉल नहीं हो पा रहा है। उससे ये क्लियर तो हो गया कि सिर्फ पढ़ना इनफ नहीं है, अब रिवीजन थोड़ा स्लो हो गया है पर ज़्यादा इफेक्टिव और ऑनेस्ट फील होता है। एटलीस्ट अब मुझे पता होता है कि मुझे क्या आता है और क्या मुझे सिर्फ लगता था कि आता है। सो थैंक यू सो मच सेन सर फॉर द एक्टिव रिकॉल सेशन एंड प्रीलिम्स नेविगेटर बैच। द नेक्स्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम जो कि मैंने स्टूडेंट को फेस करते हुए देखा है वो है करंट अफेयर एंड सीसैट। करंट अफेयर के लिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बहुत सारा कंटेंट पढ़ लेते हैं, बहुत सारी मैगजीन्स पढ़ लेते हैं और फिर भी यूपीएससी कुछ ऐसा क्वेश्चंस फ्रेम कर देगा जो उन्हें पता ही नहीं होगा कहाँ से आया है। और सीसैट एज यू हैव सीन इन पास्ट 3 to 4 years it is becoming a nightmare for most of the student. GS1 वो क्रैक कर लेते हैं बट सीसैट रह जाता है। तो what you will suggest for these 2 things to the students? सर पहले तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड के दोनों प्रॉब्लम्स हैं, राइट। सो लेट मी स्पीक ऑफ करंट अफेयर्स फर्स्ट। सर करंट अफेयर्स ना एक बड़ी यूनिक सी प्रॉब्लम है क्योंकि एक तो कंटेंट आपको आना चाहिए पहले, राइट, बट उसको आप इग्नोर भी नहीं कर सकते। एंड द मेजर थिंग इज कि इट्स अनलिमिटेड, राइट। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि यार बस इतना करके इट्स कंप्लीट, इट्स कॉम्प्रिहेंसिव, इट्स डन, क्लोजर नहीं आता है, राइट। उस चक्कर में क्या होता है जो आप बता रहे थे कि यू विल कीप चेजिंग मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर सोर्सेज मटेरियल, बट उससे डिविडेंड्स नहीं आएंगे। तो सर हमने क्या किया, हमने सोचा कि यार हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस 2 न्यूज़पेपर हैं, रोज पढ़ते हैं और उनके जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं सारे निकाल लेते हैं और उसकी एक समरी बना लेते हैं। इसके बाहर से अगर आ गया, 1 साल के हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के बाहर से आ गया, तो 1-2 क्वेश्चन आएंगे, उनको छोड़ देंगे। तो सर हमने ऐसे डिज़ाइन किया कि करंट अफेयर्स की एक कंपाइलेशन है जिसमें पूरा हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस 1 साल का कवर्ड है। उसमें सर इकोनॉमी, साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट मैं पढ़ाता हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स मुदत सर पढ़ाते हैं। एंड वी जस्ट इंश्योर कि यार इट गिव्स यू अ कंप्लीट होलिस्टिक पिक्चर कि इसके बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं है, इतना बहुत है, इट्स द क्लोजर राइट देयर। एंड दिस हैज वर्कड सर। लास्ट ईयर भी हमने ऐसी कंपाइलेशन डिजाइन की थी, वी गॉट अराउंड 28-29 क्वेश्चंस फ्रॉम देयर, राइट। इससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं है। एंड उसके बियॉन्ड अगर कुछ आ भी रहा है तो वो बाकी बच्चों के कॉम्पिटिटर को भी नहीं आता, उससे कट ऑफ नहीं डिसाइड होता सर, वो एक कैसे एक रैंडम क्वेश्चन है जिसको बस छोड़ देना चाहिए, राइट। राइट। एंड व्हाट अबाउट द सीसैट?
सर सी सैट में जो मुझे प्रॉब्लम लगती है उसे हम कहते हैं 1 hour a day प्रॉब्लम, कि लोग कहते हैं यार रोज 1 घंटा सी सैट कर लो, होता नहीं है वो कभी। क्यों नहीं होता है? कि आपने सुबह पढ़ना स्टार्ट किया, सुबह मैं इकोनॉमी पढ़ूंगा, फिर मैं पॉलिटी पढ़ूंगा और रात को 1 घंटा सी सैट करूंगा। आई डोंट थिंक देयर इज इवन वन यूपीएससी एस्पिरेंट ऑन द प्लैनेट जिसका रोज का टारगेट आज तक पूरा हुआ हो। 80% ही होता है। तो अगर अब आपका 80% ही पूरा होना है, तो जो 1 घंटा सी सैट का है वो लास्ट है आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में, तो वो रोज मिस होता है, राइट? एंड वो मिस होता रहेगा। 4 घंटे इकोनॉमी करना है, 4 घंटे पॉलिटी करना है, 1 घंटा सी सैट करना है, वो 1 घंटा कभी आएगा ही नहीं। एंड देन द क्राइसिस कम्स इन अप्रैल, यार सी सैट तो रह गया, राइट? तो सी सैट को एक और सब्जेक्ट मान लेते हैं, इट्स ऑल्सो अनदर सब्जेक्ट, राइट? वी हैव टू गेट मार्क्स देयर ऑल्सो। तो हमने क्या सोचा सर कि सी सैट के लिए 3 हफ्ते स्पेसिफिकली रखेंगे, उसमें क्लासेस रखेंगे सी सैट की। राम मोहन पांडे सर हैं, सर आपके IIT रुड़की के सीनियर हैं, राइट? सो ही इज अ ब्रिलियंट गाय एंड द आइडिया इज के सर आएंगे और सारे PYQ सॉल्व करवा देंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके जो मैक्सिमम रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम कर लेंगे, राइट? एंड वी विल ट्रीट इट सेपरेटली लाइक अ सब्जेक्ट। हम उसको जो वो रिस्पेक्ट डिमांड करता है वो देंगे, राइट? ताकि वहां पे लास्ट के 2 months में वो क्राइसिस ना आए, राइट? वी विल कीप अ सेपरेट टाइम फ्रेम फॉर इट एंड वी हैव डन दैट इन नेविगेटर आल्सो, स्पेसिफिकली सीसैट के लिए टाइम और लेक्चर्स एलोकेट किए हैं। एंड आई थिंक दिस इज वेरी करेक्ट डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम। सीसैट डिफिकल्ट हो गया है, लोग सीसैट नहीं क्रैक कर पा रहे हैं, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट द सीसैट बट नोबडी इज स्टिल टेकिंग इट सीरियसली, राइट? ठीक है, तो सीसैट को सीरियसली लेना, एक सब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट करना, दैट इज द रिकमेंडेशन, राइट सर? नाउ आफ्टर ऑल दिस प्रॉब्लम, कंटेंट इज इंपॉर्टेंट। We always say, every educator in the UPSC space say content is the king, right? 100% सर। कंटेंट के रिगार्डिंग आपके कुछ सजेशन है स्टूडेंट्स को? सर मैंने जो चीज़ देखी है कि फाउंडेशन कोर्स जब हम अटेंड करते हैं तो वी वुड स्टडी पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड मॉडर्न हिस्ट्री प्रॉपर्ली, बट दिस इज जस्ट 50% ऑफ द पेपर, राइट? यहाँ से फिर वो झूठ निकल के आता है कि प्रीलिम्स में तो 30 ही क्वेश्चन सॉल्वेबल होते हैं। यू प्रिपेयर फॉर 50, यू गोइंग टू बी एबल टू सॉल्व 30। यू प्रिपेयर फॉर 100, यू गोइंग टू बी एबल टू सॉल्व 50, राइट? तो बाकी 50 कहाँ से हैं? अब लोग कहते हैं कि यार ये आई सेड दिस इन अ रील वंस, आपको फनी स्टोरी बताता हूँ। मैंने एक रील में एक बार बोला था कि यार ये तो झूठ बात है कि 30 से सॉल्वेबल होते हैं, तो लोग काफ़ी चढ़ गए थे मेरे ऊपर। तो मैं लोगों से ही पूछ लेता हूँ कि मैपिंग, आर्ट एंड कल्चर, IR, साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट में अपनी प्रिपरेशन का कितना % टाइम दिया है, राइट? अगर वो 10% से कम है तो यू विल कीप बिलीविंग दिस मिथ। एंड फॉर दीज सब्जेक्ट व्हाट मिस्टेक स्टूडेंट डू इज दे रीड ओनली करंट अफेयर, राइट? तो ये करंट अफेयर्स नहीं है। आई मीन करंट अफेयर्स कुड बी कि यार mRNA वैक्सीन के लिए नोबेल प्राइज मिला है। What is mRNA? ये this is not current affairs. Right. mRNA has not changed since there is life on the planet. Right. तो इन सब्जेक्ट्स का स्टैटिक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको अपनी ड्यू रिस्पेक्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो सबने निगलेक्ट किए हुए हैं। तो पॉलिटी में आप 8 out of 10 पे हो, उसमें और एफर्ट डाल के 9 out of 10 पे पहुंचोगे, 10 पे कभी नहीं पहुंचोगे, 10 out of 10 पे। उससे बेटर यार आप साइंस एंड टेक में 1 out of 10 पे हो, थोड़ा एफर्ट डाल लो और उसको 5 out of 10 कर लो, राइट? ऑल सब्जेक्ट्स आर इक्वल एंड नो सब्जेक्ट इज मोर इक्वल देन अदर्स, राइट? तो हमने क्या सोचा सर कि ये जो 5 सब्जेक्ट हैं जो सबसे निगलेक्टेड सब्जेक्ट्स हैं, मैपिंग, आर्ट एंड कल्चर, IR, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, इनके लिए विल हैव लाइव लेक्चर्स, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो लोगों ने अपने फाउंडेशन में ढंग से नहीं पढ़ी, राइट? अब अनफॉर्चुनेटली सर सब लोग फाउंडेशन कोर्स को, सारे इंस्टीट्यूट्स फाउंडेशन कोर्स को उतना सीरियसली नहीं लेते जितना हम लेते हैं। तो बहुत जगह जो बिल्कुल कोर सब्जेक्ट्स हैं वो भी अच्छे से नहीं करे हुए, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी में भी कॉन्सेप्ट्स हिले हुए हैं, वहाँ भी कहीं पर वहाँ भी गैप होता है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि यार इनके ना रिकॉर्डेड लेक्चर्स रख लेते हैं, एंड नॉट क्लास वाइज रिकॉर्डेड। ऐसा नहीं है दिस इज क्लास 1, दिस इज क्लास 2, दैट्स नॉट हाउ इट इज। ऐसा है कि यार ये इकोनॉमी के लेक्चर्स हैं, मुझे ना इन्फ्लेशन समझ नहीं आया था, तो ये टॉपिक वाइज है। वैसे तो अपना सोर्स से ही रिवाइज कर रहा हूँ, बट ठीक है इन्फ्लेशन मुझे समझ नहीं आया था, वो मैं यहाँ देख लेता हूँ। सो वेरेवर यू सी अ गैप, है वो कंप्लीट, लाइक दे आर कंप्लीट इन देमसेल्व्स, बट आइडिया इज कि जहाँ गैप है वो उनको आप इन 4 सब्जेक्ट्स में, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री में गैप वाइज देख लो, राइट? एंड मेजर सब्जेक्ट्स जो हैं, जो 5 निगलेक्टेड सब्जेक्ट्स हैं, उनको आप कंप्लीटली लाइव देख लो, तो आपका कंटेंट प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है, राइट? तो सिंपल सजेशन इज कि जो कंटेंट है कंप्लीट सिलेबस फॉलो करें, खाली 4 सब्जेक्ट पे रिलाई ना करें, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री। जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं जिसे कि हम मेज बोलते हैं, मैपिंग, एंशिएंट मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर, IR, साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट, उसमें इक्वल एफर्ट डालें, राइट? इट इज बेटर कि आप यहाँ पे इजी क्वेश्चन सॉल्व करें
रादर पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री के डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करे. दिस इज अ बेटर बेट. Right. Alright. So after the content, the major problem which I see among the student is MCQ solving skill. Right. है ना, मैं अपने IIT JEE के टाइम से देखता आता हूँ कि there are certain students जो MCQ देखते घबरा जाते हैं. Right. So how to overcome that problem? सर इट्स अ वेरी रियल प्रॉब्लम एक्चुअली, क्योंकि एक होता है सर एप्टीट्यूड एमसीक्यू देखने का, लाइक इवन इफ यू स्टडीड इट, इफ यू नॉट प्रैक्टिस इनफ, आपको वो आदत नहीं है वो ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चंस को देखने की, तो कभी कभी आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाता है. और जिनके पास है स्किल, उनको नहीं भी आता है तो भी वो काफी स्टेटमेंट्स एलिमिनेट कर लेते हैं. दैट स्किल इज इंपॉर्टेंट. Right. नाउ दैट स्किल कैन ओनली गिव यू 10-15 मार्क्स. ये भी मैं बोलना चाहूंगा, उस स्किल पे बैंक नहीं करना है कि यार मैं एलिमिनेशन करके चला जाऊंगा और बस हो जाए. Right. राइट. बट हाँ, वो स्किल इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें थोड़ा सा डिफरेंशियल दे सकता है. वी वांट ऑल द एडवांटेजेस वी कैन गेट. तो उसके लिए हमने क्या किया सर कि हमने डिसाइड किया कि लाइव एमसीक्यू सॉल्विंग सेशंस होंगे. तो सर वेयर वी हैड द आइडिया कि देयर आर 50 क्वेश्चंस लेट्स से, एंड वेयर देयर इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स, एंड हम वहाँ कह रहे हैं कि यार यू सॉल्व दिस क्वेश्चन लाइव विद अस. आपने 1 मिनट का टाइमर है, सब लोग सॉल्व कर रहे हैं, देयर इज अ कंपैरेटिव एटमॉस्फेयर. Right. एंड देन हूएवर इज स्टैंडिंग देयर हेल्पिंग देम इज सेइंग कि यार देखो यहाँ पर ना ये टेक्निक थी Right. और इसको आप यूज कर सकते थे. जब ऐसे आप हर हफ्ते एक सेशन कर लोगे, सो इन 20 वीक्स यू वुड हैव डन 20 सेशंस लाइक दिस. सो इट्स लाइक यू प्रैक्टिस 1000 क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ अस. तो 1000 क्वेश्चन में तो आ ही जाएगा स्किल, जब वहां सिर्फ 10 क्वेश्चंस में ही लगना है, Right. बाकी तो कंटेंट पे ही होने हैं. Right. तो दैट्स So हाउ like every other skill, learn by doing it. एग्जैक्टली सर, इट्स जस्ट प्रैक्टिस. Right. प्रैक्टिस करोगे, शुरू में मुश्किल होगी, दिक्कत होगी, लगेगा यार नहीं हो रहा है, बट इवेंचुअली यू गेट द हैंग ऑफ इट. So after the MCQ solving skill comes the PYQ. राइट सर. Past year question in the prelims examination, especially because prelims examination में जो syllabus दिया है यूपीएससी ने वो थोड़ा सा फ्लूइड है in contrast to the mains exam. तो PYQ की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है. Right. Now how to handle the PYQ? Sir, I will tell you one common adage of UPSC aspirants के PYQ करो या ना करो, PYQ की टेंशन करो. And that is I think how things have run. कि सबको पता है सर PYQ important है. It's not a state secret that I'm selling here कि यार वो देखो PYQ important है. करते नहीं है, राइट? क्योंकि आलस आता है. एक जगह पे ढंग से कंपाइल नहीं है, कई जगह आंसर्स गलत हैं, बेकार सी बुक्स पब्लिश करी हुई हैं अपेरेंटली बड़े टीचर्स ने. इट्स अ बिग प्रॉब्लम, राइट? तो हमने कहा इसको सॉल्व कर देते हैं, राइट? वील हैव अ सेशन एवरी वीक. जो आपने पिछले वीक पढ़ा है उसी के PYQ आपके यहाँ पे होंगे. यू रेड, लेट्स से यू रेड पॉलिटी लास्ट वीक, उसमें आपने फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रीएम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाटएवर पढ़ा. अगले वीक उसका एक सेशन है जिसमें उन्हीं टॉपिक्स के PYQs हो रहे हैं. एंड वी डू दैट विद सजल सर. सजल सर गॉट लाइक 150 मार्क्स और 145 मार्क्स इन हिज प्रीलिम्स, राइट? तो he's got the idea कि इसको कैसे मैनेज करना है. And there you also learn these MCQ solving techniques through UPSC questions. और साथ साथ आपके PYQ के through important topics भी cover हो गए. So you're sorted out there. All right. That is the idea. So from planning to accountability to memory decay, content, PYQ, MCQ solving skill, current affairs, CSAT, everything we had discussed. Now how do you plan all these things together? क्या एक complete picture है? सर तो आई जस्ट लाइक टू शो यू. तो सर लेट्स से हमने स्टार्ट किया इन जनवरी और हमने 29 दिसंबर से स्टार्ट किया लेट्स से, और हम साथ में 2 सब्जेक्ट कर रहे हैं. तो हमने मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ा. सो ऑन मंडे वी रेड सम मॉडर्न हिस्ट्री, वी रेड सम पॉलिटी, राइट? उसके अगले दिन हम उसका टेस्ट कर रहे हैं, राइट? फिर अगले दिन फिर हमने कुछ पढ़ा, उसके अगले दिन हम जो लास्ट डे पढ़ा था उसका टेस्ट कर रहे हैं, राइट? रोज हम 25 MCQ का टेस्ट करते जा रहे हैं. ठीक है. अब सैटरडे को हम पहुंचे या वीक किसी भी वीक में एक डे पे हम पहुंचे, उस दिन हमने इसका एक्टिव रिकॉल और मेंटरशिप सेशन कर लिया कि यार जो तुमने पढ़ा तुम्हें कितना याद है. संडे को हमने एक 100 क्वेश्चन टेस्ट कर लिया, राइट? एंड देन ऑन ट्यूसडेज एंड थर्सडेज हमने सोचा यार एक दिन हमने लाइव MCQ सॉल्विंग कर लिया और एक दिन हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए. ठीक है. तो सर इफ यू लुक एट इट इन 1 वीक, आपने 6 दिन तो you did a test every day of 25 MCQs, so that's 150 questions. आपने फिर 50 questions live MCQ solving में अटेम्प्ट कर लिए, राइट? आपने 50 questions PYQ में अटेम्प्ट कर लिए, आपने 50 questions उसके बाद एक्टिव रिकॉल में 50 क्वेश्चन मेरे साथ डिस्कस कर लिए और वो रैंडमाइज्ड है. सो दैट्स लाइक 300 questions that we are discussing per week. राइट. उसमें हमने CSAT को स्पेसिफिक टाइम दिया,
हमने साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, मैपिंग, आर्ट एंड कल्चर, IR जो लोग जनरली इग्नोर करते हैं उसको टाइम दिया। हमने करंट अफेयर्स को साथ में इनकॉर्पोरेट किया। एंड इन आवर प्लान वी ऑल्सो इंश्योर्ड कि यार देयर नीड्स टू बी टाइम व्हेन देयर इज टाइम फॉर बैकलॉग क्लियरेंस। तो हमने बैकलॉग क्लियरेंस का टाइम रखा, हमने रिविजन का टाइम रखा। एंड विद ऑल ऑफ दैट वी इंश्योर्ड कि यार लास्ट 2 महीने ना स्ट्रेसफुल होते हैं, तो इसको 31 मार्च तक खत्म करना है। तो हमारे लिए प्रीलिम्स की डेट है ही नहीं 24 में, इट इज 31 मार्च। तो 31 मार्च के बाद क्या करेंगे कि यार 3 बार रिवाइज करेंगे। तो जैसे हम अप्रैल में आए तो अप्रैल में पहले 3 दिन इकोनॉमी रिविजन, 3 दिन पॉलिटी, ऐसे 8 सब्जेक्ट्स हैं, 3-3 दिन में रिवाइज किए। फिर 2-2 दिन में रिवाइज किए कि 2 दिन में अब रिवाइज करो। फिर लास्ट में 1-1 दिन में रिवाइज किया, इकोनॉमी, पॉलिटी, IR, एनवायरनमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री एक्सेट्रा। तो अप्रैल मई में 3 बार रिविजन हो गई। वहां पर भी आई विल बी देयर टू डू एक्टिव रिकॉल अगेन। PYQ सारे कवर हो गए, CSAT अलग से उसके लिए टाइम हो गया, राइट। करंट अफेयर्स कवर हो गए, मेज सब्जेक्ट्स कवर हो गए, जो मेजर बाकी सब्जेक्ट्स हैं वहां पर अगर कोई कंटेंट गैप है तो वो कवर हो गया, राइट। MCQ सॉल्विंग स्किल सीख लिया, हर संडे एक 100 क्वेश्चन का टेस्ट कर लिया। अप्रैल मई में वो 100 क्वेश्चन का सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट गेट्स रिप्लेस विद फुल सिलेबस टेस्ट, राइट। तो अराउंड 20 to 30 फुल सिलेबस टेस्ट भी कर लिए, CSAT के भी टेस्ट कर लिए, राइट। नाउ इट्स जस्ट दैट द पर्सन हैज टू शो अप, दे हैव टू बी देयर एंड दे हैव टू बी कंसिस्टेंट, राइट। राइट। तो मैंने वही कहा, डिसीजन मेकिंग छोड़ दो, प्लानिंग छोड़ दो, राइट, आइडियाज, व्हाट अबाउटिज्म सब छोड़ दो, जस्ट शो अप एंड स्टडी एंड लीव द रेस्ट ऑफ द चैफ टू मी, दैट्स द आइडिया। इसके बाद भी कुछ और चीजें जो आपको लगता है कि ये प्लान किसके लिए वर्क नहीं करेगा? सर आई थिंक इट विल नॉट वर्क, और मैं चाहता भी नहीं कि कोई ये प्लान फॉलो करे, स्पेशली मेरे साथ। इफ यू डोंट वांट टू बी कंसिस्टेंट, अगर आपको यार कि मैं मूड बेस्ड पढ़ाई करता हूँ, मत आओ प्लीज। आई मीन आई ऑनेस्टली डोंट वांट दैट हियर, बिकॉज होता क्या है कि यार आज मन कर रहा है, आज पढ़ लिया, फिर बैकलॉग हो गया, फिर यार बाद में देखते हैं, राइट। कभी मन कर रहा है तो बहुत ज्यादा एफर्ट डाल दिया, एंड कभी मन कर रहा है तो कुछ भी नहीं किया। एक वो इशू है। दूसरा इशू सर वो है हु कांट शो द ट्रस्ट इन द स्ट्रैटेजी, राइट। सर 2 बार प्रीलिम्स दिया है, दोनों बार 20-30 नंबर कट ऑफ से ऊपर आए हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में IFS का कट ऑफ क्लियर किया है, राइट, सिलेक्टेड हैं। तो आई नो दिस गेम, राइट। मैं ये नहीं कह रहा मैं सिलेक्ट करा दूंगा किसी को प्रीलिम्स में, आई कांट मेक दैट अश्योरेंस। मैं ये जरूर कह रहा हूँ दैट विद दिस प्लान यू विल पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, राइट, बिकॉज इट मेक्स सेंस। पेन पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने में जेन्युइनली दिमाग लगाया है, स्ट्रक्चर बनाने में जेन्युइनली एफर्ट लगाया है। शो अप, if you can't show up, don't be here. So wonderful comprehensive plan for your prelims examination. One last recommendation from my side, please start shifting towards the prelims preparation. January onwards you should be completely focused on the prelims exam. Correct. 5 months exclusively you should be giving to your prelims examination, because right now it is one of the most difficult phase of your UPSC CSE journey. Finally, all the best to all the students for your prelims examination, and thank you very much. Thank you, sir, and all the best to all of you.